Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से अपनी जिंदगी को खूबसूरत अंदाज में इंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने बेसिक लीगल टर्म्स को और लीगल प्रोसीजर्स को हमने डिटेल में समझना है। हमने ये समझना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, जो आपने सबसे पहले बेसिक्स में जो चीज क्लियर करनी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए, you need to differentiate between cognizable offense and non-cognizable offense। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो नाकाबिल जमानत जुर्म होता है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो काबिल जमानत जुर्म होता है, वो बेलेबल ऑफेंस होता है, और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर कॉग्निजेंस जो होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों की जिन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होता है वो बेल पे रिलीज कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो बेल क्यों ग्रांट की जाती है फ्रॉम द कोर्ट? तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल तब तक होता है जब तक मुजरिम कन्फेशन न कर ले। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और वो फिर कन्फेस भी कर देता है, हाँ मैंने ये जुर्म किया है, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर बोलना शुरू कर देता है कि मुझे सजा दो, मैंने ये क्राइम किया है, मैंने मर्डर किया है, तो पुलिस उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेती है। याद रखें, जो स्टेटमेंट कन्फेशन रिकॉर्ड होती है बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 161, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे मुजरिम इनके सामने सच ही क्यों ना बोल रहा हो। तो फिर लोगों के सामने वो बार बार बोल रहा है, तो लोगों के सामने बाहर बोलना या एतराफ जुर्म करना बहुत कुछ हद तक उसकी जो है ना वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट या कन्फेशन की होती है बाय द मजिस्ट्रेट, जिसे हम 164 स्टेटमेंट कहते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब ये बयान रिकॉर्ड करता है ना, स्टेटमेंट करता है उसकी कन्फेशन की, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। और दूसरा है हमारे पास स्टेटमेंट एंड कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस। पुलिस 161 सेक्शन के तहत जो है ना मुजरिम की जो स्टेटमेंट होती है, कन्फेशन होती है, उसे रिकॉर्ड करती है। अब तो उसमें अमेंडमेंट आ चुकी है कि वो वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर ले, लेकिन जो है ना वो साइन नहीं करवा सकती, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स की आगे कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर वो मुजरिम मजिस्ट्रेट के पास पहुंच जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट क्लास 1 के पास या मजिस्ट्रेट क्लास 2 के पास, जो ये कॉग्निजेंस ले सकता है, तो वो इसका जो है ना बयान रिकॉर्ड करेगा। पहले उसको एक पुरसकून एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, पुलिस वालों को बाहर निकाल देगा, जज उसको चेयर भी पेश कर सकता है कि आप बैठ के बताएं कि आपने अपने होश और हवास में ये बयान दे रहे हो। जज की ये ड्यूटी है कि जज ने ये चेक करना होता है कि ये आदमी कहीं खौफजदा तो नहीं है, किसी धमकी के जेर असर तो नहीं है, पुलिस वालों ने इसको डराया हुआ तो नहीं है, ये किसी लालच में तो नहीं आया हुआ। कि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इतना लालच दे दिया जाता है कि आप ये इल्जाम अपने सर पर ले लो, हम आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे, आपकी फैमिली को हम जमीन दे देंगे। तो जज इस बात को श्योर करता है कि ये बंदा जो है ना अपने होश और हवास में बयान देना चाहता है, और जब वो बंदा कहता है कि मैं किसी खौफ में नहीं हूँ, मैं किसी प्रेशर के अंदर नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से होश और हवास में रहते हुए ये बयान देना चाहता हूँ कि मुझसे ये वाला ऑफेंस हो चुका है, मुझसे ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और मैं इसकी सजा चाहता हूँ, तो फिर जज मजिस्ट्रेट साहब जो है ना अपने फुट नोट लिखेगा कि मैंने पहले वो उसको बताएगा कि तुम ये एक्सेप्ट ना करो
कानून में कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि आप जबरदस्ती जो है ना, ये जुर्म जो आपने किया है ये आप कबूल कर लो। आप बच भी सकते हैं, आप इससे इनकारी हो जाओ, क्योंकि जब मुलजिम इनकारी होता है ना किसी भी जुर्म से तो डाउट क्रिएट हो जाता है, और जब डाउट क्रिएट होता है तो फिर उसके लिए विटनेस की जरूरत होती है, फिर एक पूरा ट्रायल चलता है और उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो मुजरिम के जो मुलजिम जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होता उसको मुजरिम नहीं कह सकते, हम मुलजिम कहेंगे। तो ये जो मुलजिम होता है इसके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर ये इनकारी हो जाए कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया, मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर लॉ के अंदर उसके लिए बहुत सारे लूप होल हैं, उसके बचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कानून को एविडेंस चाहिए होती है, कानून को सबूत चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर तो केस ही उल्टा है, यहाँ पर मुजरिम अपना जुर्म कबूल करना चाहता है, तो लिहाजा वो अब मुजरिम बनना चाहता है। तो पहले मजिस्ट्रेट साहब उसको तमाम जो है ना सूरत हाल से आगाह करेंगे और उससे बोलेंगे कि तुम्हारा ये जो जुर्म है कबूल करना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हें इस पे सजा भी हो सकती है। फिर वो ये फुटनोट लिखेगा और उसको सुनाएगा। अगर इसके बावजूद भी वो आदमी कहता है कि नहीं मैंने जुर्म किया है और मुझे पता है कि मुझे सजा होनी है और मैं सजा के लिए ही ये कन्फेशन करना चाहता हूं, तो फिर जो है ना ये एज अ सॉलिड एविडेंस जो है ना मान लिया जाएगा और उसको जो है ना सजा दे दी जाएगी। अब इसकी कोई बेल नहीं हो सकती, इसीलिए इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। लेकिन अगर कोई जो मुजरिम जुर्म करता है और वो इनकारी हो जाता है, वो वकील हायर करता है, वो कहते हैं मैंने ये जुर्म नहीं किया, तो फिर डाउट क्रिएट हो जाता है। और वंस डाउट इज क्रिएटेड, जब डाउट क्रिएट हो जाएगा तो फिर कानून किसी को सजा नहीं दे सकता, क्योंकि कानून कहता है कि बेशक 10 मुजरिम छूट जाएं लेकिन कोई बेगुनाह जो है ना वो सजा ना हासिल कर सके, किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल कहते हैं, और नॉन बेलेबल तब बोला जाएगा जब कोई मुजरिम कोई ऑफेंडर कन्फेस कर लेगा। लेकिन अगर वो कन्फेस नहीं करता तो फिर वो बेलेबल है, फिर उसकी कहीं पर जाकर क्योंकि वो शकूक डाउट क्रिएट हो चुका है तो फिर रास्ते में कहीं पर जाकर उसको बेल मिलने के चांसेस हैं और वो बेल भी ले सकता है। इवन मर्डर के केसेस के अंदर बेल ग्रांट कर दी जाती है, क्योंकि जो ऑफेंडर होता है वो इनकारी होता है अपने जुर्म से, वो कहता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। तो जो दूसरा जुर्म होता है उसे हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो जमानती जुर्म होता है, वो बेलेबल ऑफेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको गालियां दी हैं, आपकी इंसल्ट की है, आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया है, तो थाने में आप जाओगे, पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस स्टेशन जाएंगे, आप एसएचओ को कहेंगे कि मेरी एफआईआर करें, एफआईआर रजिस्टर्ड करें। वो कहेगा कि क्या हुआ है, तो फिर आप उसे कहोगे कि भाई आप मेरी जो है ना इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया है, मुझे जो है ना इसने इंसल्ट किया है, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है, तो लिहाजा ये ऑफेंस तो होगा लेकिन बेलेबल ऑफेंस होगा। इसकी एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बनेगी, जो उसको एक दरखास्त समझें लिखकर जो है ना मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट उसकी स्टोरी सुनेगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से ये इजाजत ये आएगी हमें डायरेक्शन पुलिस स्टेशन को कि इसकी एफआईआर काटी जाए तो एफआईआर कटेगी, और अगर जो है ना उधर से जो है ना जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक जो है ना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर नहीं कटेगी। तो कमिंग टू द पॉइंट डियर फ्रेंड्स, जो जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है किसी भी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना होती है। तो मतलब जब ऑफेंस हुआ है तो किसी विक्टिम को कंप्लेंट है, किसी के खिलाफ के नोन पर्सन है या फिर जो है ना अननोन पर्सन है। कंप्लेंट नोन पर्सन के खिलाफ भी होती है और अननोन पर्सन के खिलाफ भी होती है डियर फ्रेंड्स। तो जब आप कंप्लेंट आपके पास है तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने के हमारे पास 2 फोरम है। एक तो हुआ पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और एफआईआर जो है ना रजिस्टर्ड करवाएंगे। लेकिन आपको पाकिस्तानी थानों का पता है यहाँ पर इतनी आसानी से एफआईआर जो है ना रजिस्टर्ड नहीं होती।
एक तो एसएचओ इसलिए रजिस्टर्ड नहीं करता कि वो अपने टेन्योर में कम से कम एफआईआर रजिस्टर्ड करवाना चाह रहा होता है कि जब तक मैं इस एरिया में रहा यहाँ पर कम से कम एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि जब रजिस्टर्ड ना करने की कि कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, कि जो सियासी शख्सियात होती हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और वो एसएचओ को कहती हैं कि ये आपने एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करनी। तो जो कंप्लेनेंट होता है वो उसको अब परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ना एंटरटेन नहीं की जा रही, रजिस्टर्ड नहीं की जा रही, तो उसके पास और क्या रेमेडी है, वो कहाँ जा सकता है। पुलिस स्टेशन तो एफआईआर जो है ना रजिस्टर्ड नहीं कर रही। याद रखें ये जो एफआईआर दर्ज कराना होती है ये फौरी तौर पर कराना होती है, इसको अकरेंस से ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एफआईआर डिले हो जाएगी तो समझें आपका केस वीक होता जाएगा। तो क्योंकि वाज़ेह सी बात है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड हो जाएगा। जस्टिस क्योंकि फिर वो उस पे ऑब्जेक्शंस जो आपका जो है ना वकील साहब होंगे वो उस पे ऑब्जेक्शन, दूसरी पार्टी उस पे ऑब्जेक्शन लगाएगी कि भाई ये फॉल्स है, ये फैब्रिकेटेड एफआईआर है, इस ये जो है ना अल्टीरियर मोटिव्स कैरी करती है, ये तो काफी देर बाद रजिस्टर्ड कराई गई है, इन्होंने खुद से स्टोरी मेक की है। तो इसलिए वो बहुत सारी फिर वो जो रीजंस क्रिएट हो जाती हैं कि भाई आपने ये एफआईआर लेट रजिस्टर्ड क्यों कराई है। तो आपने सबसे पहले जो है ना पुलिस स्टेशन की तरफ आप आए हो, आपने डॉकेट बनाया है, डॉकेट बनाने के बाद आपने हॉस्पिटल की तरफ आपका पेशेंट जो है ना रजिस्टर्ड फॉरवर्ड हुआ है, रेफर्ड हुआ है, वहां पर आपका जो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होता है वो एक रिपोर्ट बनाता है जिसको हम मेडिको लीगल रिपोर्ट कहते हैं। इसकी तरफ भी हमने तरतीब से आना है। एमएलसी रिपोर्ट क्या होती है, उसके बाद अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो आपने अपनी कंप्लेंट किधर रजिस्टर्ड करवानी है। तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने के मैं आपको बता रहा हूं कि दो फोरम है हमारे पास। एक हमारे पास है पुलिस स्टेशन, अगर पुलिस स्टेशन में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, उधर वहां पे कोई रुकावट है, तो हम जो है ना सीआरपीसी सेक्शन 200 के तहत मजिस्ट्रेट के पास हम जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट के पास जाकर अब हम अपनी कंप्लेंट जो है ना दर्ज करवा सकते हैं। इसको उर्दू में इस्तगासा दायर करना कहते हैं और इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं डायरेक्ट और प्राइवेट कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200। अब वंस a complaint has been filed before the magistrate, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा। एक बात आप याद रखें कि a magistrate taking cognizance of an offense, जब कोई कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले रहा होता है, कोई भी कंप्लेनेंट आता है तो याद रखें he shall examine, मजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा। शेल का वर्ड यूज किया गया है। शेल का वर्ड जब यूज किया जाए तो वो कंपल्सरी हो जाता है कि वो काम आपने करना ही करना है। तो ही शेल एग्जामिन, मजिस्ट्रेट शेल एग्जामिन अपॉन ओथ, वो अपॉन ओथ एग्जामिन करेगा द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस प्रेजेंट इफ एनी। अब कोई कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचा है, उसने जो है ना अपनी स्टोरी उनको सुनाई है, तो मजिस्ट्रेट साहब अंडर सेक्शन 200 एग्जामिन करेगा अपॉन ओथ, बयान हल्फी लेगा, एफिडेविट किसका, कंप्लेनेंट का, एंड द विटनेस इफ प्रेजेंट अगर कोई विटनेस भी उसके साथ आया है तो उसको भी एग्जामिन करेगा। And substance from such examination shall be reduced in writing, और एग्जाम क्या करेगा मजिस्ट्रेट, ये इस एग्जामिनेशन से जो सब्सटेंस वो लेगा, जो हासिल करेगा, उसे राइटिंग में कन्वर्ट कर देगा। एंड shall signed by the complainant, the witness and the magistrate by himself, और इस कंप्लेंट के ऊपर जो है ना मजिस्ट्रेट उस कंप्लेनेंट के भी साइन ले लेगा, उस विटनेस के भी साइन ले लेगा और खुद भी साइन कर लेगा। याद रखें अंडर सेक्शन 200 मजिस्ट्रेट को ये पाबंद करता है कि मजिस्ट्रेट आने वाले कंप्लेनेंट की, उसके साथ अगर कोई विटनेस आया है तो उसका एग्जामिनेशन करेगा और तमाम एग्जामिनेशन की रिपोर्ट बनाएगा और उस कंप्लेंट के ऊपर, उस राइटिंग के ऊपर जो है ना सिग्नेचर ले लेगा।
तो क्या ये कंपल्सरी है कि मजिस्ट्रेट हर कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करेगा? नहीं, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं जिसमें जो मजिस्ट्रेट है वो एग्जामिनेशन नहीं कर सकता। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट कोई मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है ना एप्लीकेशन कंप्लेंट दायर करता है, तो मजिस्ट्रेट नीड नॉट टू एग्जामिन दैट पब्लिक सर्वेंट। मजिस्ट्रेट उस पब्लिक सर्वेंट को एग्जामिन नहीं करेगा। और अगर कोर्ट्स की तरफ से जो है ना कोई केस फॉरवर्ड होता है, तो जिस कोर्ट से या जिस मजिस्ट्रेट की तरफ से जो है ना कोई केस उसके पास फॉरवर्ड हुआ है, तब भी मजिस्ट्रेट उसको एग्जामिन नहीं करेगा। और इफ कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, then the magistrate need not to examine that complainant। अगर आपको राइटिंग के अंदर कंप्लेंट दी गई है तो मजिस्ट्रेट जो है ना उसको भी एग्जामिन नहीं करेगा। ये था अंडर सेक्शन 200 जिसमें मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन करता है कंप्लेनेंट की और विटनेस की भी, अगर कोई विटनेस वहां पर मौजूद है तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो सीआरपीसी का अगला सेक्शन है वो है 201। 201 कहता है प्रोसीजर बाय द मजिस्ट्रेट व्हेन एप्लीकेंट केम टू हिम एंड दैट magistrate is not competent to take the cognizance of the offense। अब अगर कोई कंप्लेनेंट किसी ऐसे मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच जाते हैं कंप्लेंट लेकर जो इस ऑफेंस को कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो फिर अब सेक्शन 201 सीआरपीसी कहता है कि अब मजिस्ट्रेट साहब को चाहिए, अगर उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कंप्लेंट आई है, तो वो उसे मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड कर दे, या अगर वो कंप्लेनेंट ओरल उसे अपनी स्टोरी बता रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब को उसे कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देना चाहिए। तो जो सेक्शन 201 है वो ये बताता है कि जब कंप्लेनेंट, क्योंकि आम आदमी को तो नहीं पता होता कि विच मजिस्ट्रेट इज कंसर्न्ड फॉर दैट ऑफेंस, तो अगर आप किसी रॉन्ग या किसी ऐसे गैर मुतल्लका मजिस्ट्रेट साहब के पास अगर हम पहुंच जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर, तो मजिस्ट्रेट साहब को सेक्शन 201 कहता है तो आप कंप्लेनेंट को जो है ना कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट साहब की तरफ जो है ना भेज दें। तो सेक्शन 201 ये कहता है। अब समझ लें हमने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा दी, फाइल कर दी मजिस्ट्रेट साहब के पास। अब क्या मजिस्ट्रेट साहब फौरी तौर पर एक्शन लेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, फौरी तौर पर कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी। पहली जो स्टेज होती है वो प्री कॉग्निजेंस स्टेज होती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ब्लैंक होते हैं, वो वन साइडेड स्टोरी पे यकीन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जो मजिस्ट्रेट साहब है वो अंडर सेक्शन 192 के तहत इम्पावर्ड हैं कि वो पुलिस को ऑर्डर करें फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3। जो 156 सीआरपी सब सेक्शन 3 है, इसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को ऑर्डर करेंगे इन्वेस्टिगेट करें। याद रखें, ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल वैसी ही इन्वेस्टिगेशन है अगर हम ये वाली कंप्लेंट डायरेक्ट पुलिस स्टेशन लेकर जाते और वहां पर एफआईआर रजिस्टर्ड करवाते। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती तो रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो यही इन्वेस्टिगेशन है जो अब पुलिस कर रही है, बट बाय द ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आया है तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर की वजह से अब पुलिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 156 और अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3। जो सब सेक्शन 3 सेक्शन 156 है, इसमें ऑर्डर होता है फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, और जो 156 की इन्वेस्टिगेशन होती है ये पुलिस खुद से करती है जब पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर जो है ना डियर फ्रेंड्स रजिस्टर्ड हो जाती है। तो पहला पॉइंट जो कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज है, इसमें मजिस्ट्रेट साहब ने पुलिस को ऑर्डर करना है कि आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन जो है ना स्टार्ट करें। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी,
क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने ये श्योर कर लेना है कि यहाँ इस कंप्लेंट में कोई हकीकत है भी या ये फर्जी कहानी लेकर मेरे पास जो है ना कंप्लेंट लेकर आए हैं। तब तक तो आपका जो कंप्लेंट है वो अंडर सेक्शन 202 पोस्टपोन हो जाएगा। डियर ये मजिस्ट्रेट साहब, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब जो है ना पोस्टपोन कर देंगे इश्यू ऑफ प्रोसेस। वो प्रोसेस इश्यू नहीं करेंगे, तब तक पोस्टपोन होगा जब तक उन्हें इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक वो अपनी इंक्वायरी नहीं कर लेते, जब तक वो कॉग्निजेंस लेने के काबिल नहीं होते, जब तक वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते कि अब इसके अंदर मैंने कॉग्निजेंस लेनी है, तो तब तक जो है ना ये पोस्टपोन रहेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस पोस्टपोन रहेगा। सेक्शन 202। अब लेट्स सपोज मजिस्ट्रेट साहब के पास पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आ गई है। अब मजिस्ट्रेट साहब को अगर लगेगा कि ये कंप्लेंट बिल्कुल ठीक है और इस पे एक्शन लेना बनता है तो प्रोसेस इश्यू होगा, और अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये इस कंप्लेंट में कोई दम नहीं है, आगे प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 203 CRPC डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट। अब मजिस्ट्रेट साहब इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा और कंप्लेनेंट अगर वहां पर कंफर्म पता करने के लिए आएगा तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया है, आपकी कंप्लेंट पे आगे कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इसका दूसरा रुख, अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये कंप्लेंट जेन्युइन है, इस पे कार्रवाई बनती है, तो अब मजिस्ट्रेट साहब इस कंप्लेंट को डिसमिस नहीं करेंगे। अब अंडर सेक्शन 204 CRPC इश्यू ऑफ प्रोसेस, अब मजिस्ट्रेट साहब जो है ना प्रोसेस इश्यू कर देंगे, वो समन, अब पुलिस जो है ना FIR भी दर्ज कर लेगी। अब प्रॉपर जो है ना एक चैनल के थ्रू जो है ना आपको इंसाफ मिलने की चांसेस हैं। अब ये केस प्रॉपर तरीके से प्रोसीड करेगा। तो हमने डियर फ्रेंड्स एक हिस्सा समझ लिया कि कंप्लेंट को, जिसको प्राइवेट कंप्लेंट भी बोला जाता है, जिसे डायरेक्ट कंप्लेंट भी बोला जाता है, टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 200, हम मजिस्ट्रेट के पास जाकर, जिसको उर्दू में इस्तगासा दायर करना कहते हैं, हम इस्तगासा दायर करके भी इंसाफ ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाला हिस्सा समझ आ गया होगा कि अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते, आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाते हैं, अगर आप इस्तगासा दायर कर देते हैं तो भी आपका जो है ना ये केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और प्रोसीडिंग उस पे होना शुरू हो जाएंगी। आगे वही अरेस्ट भी होगा और भी बहुत सारा काम जो है ना इसके अंदर जो है ना शुरू हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आते हैं कि अगर हम कंप्लेंट पुलिस स्टेशन के अंदर हम लेकर जाते हैं, प्रॉपर वे जो हमारे पास पहले है पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन इसी पर्पस के लिए बनाया गया है कि जब भी पुलिस स्टेशन की, किसी भी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट थाने में रजिस्टर्ड करवानी होती है। ये अब पाकिस्तानी सिस्टम है कि यहाँ पर जो है ना वो FIR की रिपोर्ट आसानी से जो है ना दर्ज नहीं की जाती, जिससे विक्टिम्स जो है ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर कोई आदमी विक्टिम है, वो कोई फाइट हुई है, उसको फायर लगा है, वो बहुत ही शदीद जख्मी हो गया है, तो क्या होगा, आप अपने उस जख्मी को लेकर, पाकिस्तानी सिस्टम की बात कर रहा हूं, इस सिस्टम के अंदर हमें पहले पुलिस स्टेशन में जाना है। बाहर की कंट्रीज में, बाहर के ममालिक में पहले पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहां पे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर बैठा होता है, वो पहले इसकी MLC मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाता है, फिर जो है ना पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि एक पुलिस केस यहाँ पर आया है, फिर डॉकेट बनता है और उसके बाद जो है ना प्रॉपर FIR दर्ज होती है। लेकिन इन पाकिस्तान यहाँ पे उल्टा काम होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर कोई जख्मी है तो उसको पहले आप पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, पुलिस उसको देखेगी, उसका जो है ना एक डॉकेट बनाएगी, एक डॉक्यूमेंट बनाएगी, आप उस डॉक्यूमेंट को लेके फिर आप जाएंगे हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के अंदर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर होएगा,
वो उसको डॉकेट को देखेगा जो कि फ्रॉम द पुलिस साइड आया होगा, उसके हिसाब से फिर वो MLC जो ये क्योंकि मेडिको लीगल केस बन चुका है तो वो एक रिपोर्ट बनाएगा जिसको हम MLC रिपोर्ट कहते हैं। फिर इस MLC रिपोर्ट को डॉकेट को लेके फिर थाने में आया जाता है और फिर जो है ना पुलिस स्टेशन के अंदर ये FIR दर्ज होती है। तो किस्सा मुख्तसर आपको जो भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, लेकिन FIR दर्ज हो जाती है। अगर आप कानून जानते हैं, आप थोड़ा बहुत जो है ना अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं, तो जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो FIR तो दर्ज होती ही होती है। अगर उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मौजूद है तब भी रजिस्टर्ड होगी। इसका एक नुकसान ये होगा कि समटाइम्स जो है ना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो FIR बहुत वीक सी रजिस्टर्ड कर दी जाती है, उसको इतना कमजोर बना दिया जाता है कि उसको जो है ना फिर आगे केस लड़ने के लिए जो है ना यूज नहीं किया जा सकता। अगर कभी ऐसा हो जाए कि भाई ये अगर आपको पहले तो आपने सोल्यूशन समझना है, रेमेडी समझनी है। अगर पुलिस आपकी FIR रजिस्टर्ड नहीं कर रही तो आप हाई अप्स के पास सेशन कोर्ट चले जाएं, पहले हाई अप्स में जाएं, DSP SP लेवल के पास SSP लेवल तक जाएं कि भाई यहाँ पे FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही, या फिर आप अदालत में चले जाएं, वहां से जो है ना वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज को ऑर्डर किया जाएगा कि आप इनकी FIR रजिस्टर्ड करें। और अगर किसी तरह आपकी जो है ना मेहनत से भाग दौड़ से अगर FIR रजिस्टर्ड हो जाती है और FIR को देखकर आपका वकील या आपको लगता है कि आप ये केस जीत ही नहीं सकते, तो फिर आप इस FIR को रिजेक्ट कर दें, आप इसको क्वैश करवा दें। हाई कोर्ट में आपको जाना होगा और आपने CRPC 561A के तहत इस FIR को आपने वहां पर जाकर मुअज़्ज़ज़ अदालत को बताना है कि ये FIR जो है ना अल्टीरियर मोटिव्स की बुनियाद पर बना दी गई है और जो है ना ये बहुत वीक अल्टीरियर मोटिव्स तो नहीं, FIR तो हम जेन्युइन बनवाना चाहते थे, लेकिन इसको बहुत ही इसमें जो है ना फेक बातें लिखी गई हैं, झूठ की आमेजिश की गई है, जिससे ये FIR मुझे काबिल कबूल ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इस FIR में लिख दिया गया है। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत से आप रिक्वेस्ट की जाएगी और उस FIR को क्वैश कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये अब सपोज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई जिस पुलिस स्टेशन में हम गए हैं उस पुलिस स्टेशन के अंदर कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके अंदर जो है ना SHO साहब ने आपकी जो है ना ऑन द स्पॉट जो है ना FIR रजिस्टर्ड कर ली है। तो अब हम कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन, हमने पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ना ये कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं। अब SHO ने, हम सपोज कर लेते हैं, ऑन द स्पॉट जो है ना आपकी FIR रजिस्टर्ड कर ली है। अब SHO जो FIR रजिस्टर्ड करता है वो CRPC के सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करता है। पुलिस वालों के पास एक FIR रजिस्टर्ड होता है। याद रखें, पुलिस स्टेशन के अंदर 25 किस्म के रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके लिए एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। 25 किस्म के रजिस्टर्ड होते हैं। उन 25 रजिस्टरों में से जो पहला रजिस्टर्ड होता है उसे FIR रजिस्टर कहते हैं और इसमें 500 पेजेस लगे होते हैं। तो हकीकत में इसके 100 पेजेस होते हैं और हर पेज के साथ डियर फ्रेंड्स 4 शीट्स लगी होती हैं, क्योंकि ये FIR की कॉपी जनरेट करने के लिए जो है ना यूज की जाती हैं। हर पेज के जब FIR की कॉपी होती है तो कार्बन पेपर लगाया जाता है और ये 4 कॉपीज जनरेट करने के बाद एक कॉपी SSP ऑफिस भेजी जाती है डियर फ्रेंड्स, दूसरी कॉपी IO को दी जाती है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, तीसरी कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाती है और चौथी कॉपी जो होती है ना डियर फ्रेंड्स मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर दी जाती है। और आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम हो चुका है तो ये FIR जो है ना प्रिंटेड फॉर्म के अंदर जो है ना मिल जाती है। तो जितने प्रिंट निकालने हो ना वो प्रिंट निकाल के FIR जो है ना कंसर्न्ड जो है ना ऑफिसेस के अंदर और जिसको चाहिए होती है ना उसको जो है ना प्रिंट दे दिया जाता है। लेकिन एक दफा प्रिंट निकल जाए तो उसके अंदर फिर चेंजेस नहीं की जा सकती। तो हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी FIR रजिस्टर्ड हो गई, कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हुआ था जिसके हम विक्टिम थे उसके अकॉर्डिंग जो है ना डियर फ्रेंड्स ये FIR रजिस्टर्ड हो गई। अब क्या होगा? अगर हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस था
तो FIR रजिस्टर्ड होगी, और अगर हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो 155 अंडर सेक्शन 155 CRPC ये हमें एक जो है ना एक आपकी जो है एप्लीकेशन लिखकर जो है ना हमें मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा, वो तो आपका बेलेबल ऑफेंस होता है। तो हमारा जो टारगेट है आज समझने का, हमने ये पुलिस का पूरा प्रोसीजर समझना है। हमने 154 टिल ऑनवर्ड पुलिस क्या क्या करती है। जब FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, FIR रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस क्या क्या करती है, वो पूरा प्रोसेस हमने समझना है, पूरी डिटेल हमने समझनी है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ये समझना है कि अंडर सेक्शन 154 हमारी जो FIR है वो रजिस्टर्ड हो गई है। इसके बाद सेक्शन 156 पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की पावर देता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है अंडर सेक्शन 156। अब देखिए हम वहीं पर आ गए। अगर हम पुलिस स्टेशन के अंदर FIR रजिस्टर्ड करते हैं तो पुलिस हमारी FIR को रजिस्टर्ड करेगी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी अंडर सेक्शन 156। और अगर हम पुलिस स्टेशन में ना जाते तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाते और मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर करता, तो अंडर सेक्शन 156 तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तब भी करनी थी। अब सपोज समहाउ हमने पुलिस स्टेशन के अंदर FIR रजिस्टर्ड करवा ली। अब रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है अंडर सेक्शन 156। अब उसके बाद सेक्शन आता है 157। सेक्शन 157 के अंदर डियर फ्रेंड्स पुलिस का प्रोसीजर बताया गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी। तो पुलिस एक्चुअली सबसे पहले अपने IO को स्पॉट पे भेजती है, मौके पर भेजती है, और वो वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है, तफ्तीश करता है। जो सेक्शन 157 है इसमें डियर फ्रेंड्स आप ये बात समझ लें कि पुलिस इनकार भी कर सकती है। पुलिस ये भी कह सकती है कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। उसके लिए रीजंस क्या बताई जाएंगी कि देयर इज नो एविडेंस, कि भाई इस केस में कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 2, कोई स्पेशल ग्राउंड्स नहीं है फॉर सस्पिशन। शक करने की हमारे पास जो है ना कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर कोई जो है ना हमारे पास जो है ना एविडेंस भी मौजूद नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन बनती ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर पुलिस जो है ना डियर फ्रेंड्स एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। सेक्शन 158 के अंदर पुलिस एक रिपोर्ट रेडी करती है, और ये रिपोर्ट उन्होंने अगर मजिस्ट्रेट की तरफ से आर्डर आया होता है इन्वेस्टिगेशन का तो ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को पेश की जाती है, और अगर हमने पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज कराई होती है तो जो IO इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है वो ये रिपोर्ट अपने सीनियर इंचार्ज ऑफिसर को पेश करता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर सेक्शन 158 के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड की गई है, सबमिट करवाई गई है, तो फिर सेक्शन 159 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब उस रिपोर्ट को, जो पुलिस की तरफ से पहली रिपोर्ट आई है, इस पहली रिपोर्ट को डियर फ्रेंड्स प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी कहते हैं। तो वो इस रिपोर्ट को चेक करेगा, अच्छे तरीके से देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। अगर उसको ठीक लगेगी तो वो केस को डिसमिस कर सकता है, और अगर जज साहब को लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, इसमें कमी बेशियां हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर सेक्शन 159 मजिस्ट्रेट साहब को ये पावर देता है कि वो पुलिस को दोबारा ऑर्डर करेगा कि री इन्वेस्टिगेट करो। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, मर्डर हुआ है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं बनती। अगर मजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाइड नहीं होते तो अंडर सेक्शन 159 जो है ना वो पुलिस को री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देंगे। तो जब 169 के तहत पुलिस को री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर मिल जाता है तो फिर सेक्शन 160 कहता है कि पुलिस अब सम्मन भेज सकती है
कॉल कर सकती है हर उस बंदे को जिससे इन्वेस्टिगेशन उन्हें लगता है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जो नहीं आएगा उसे अरेस्ट भी कर सकती है। पुलिस के पास ये 160 सीआरपीसी का सेक्शन पुलिस को ये पावर देता है कि वो हर उस बंदे को बुला सकती है जिसका उन्हें लगता है कि इस केस से कोई ना कोई लिंक है और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन याद रखें, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं कि 160 कहता है कि पुलिस हर किसी को बुला सकती है फॉर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वो ओल्डीज को नहीं बुला सकती। पीपल हु आर मोर देन 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, पुलिस उन्हें नहीं बुला सकती थाने में। फीमेल्स को पुलिस थाने में नहीं बुला सकती। डियर फ्रेंड्स, पुलिस उन लोगों को भी नहीं बुला सकती जिनकी एज 15 से लेस है। पुलिस सिक को नहीं बुला सकती। मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, कोई इंसेन है, इनफॉर्म है, ऐसे लोगों को भी पुलिस जो है ना थाने में नहीं बुला सकती। बाकी तमाम लोगों को पुलिस सेक्शन 160 के अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में बुला सकती है, उनसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब मान लिया पुलिस ने तमाम लोगों को जो उन्हें लगता था कि इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं, पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन बुला लिया। अब सीआरपीसी सेक्शन 161 कहता है कि आपने अगर इन लोगों को बुला ही लिया है थाने में, तो अब आप जो है ना इनकी स्टेटमेंट एंड कन्फेशन जो है ना वो स्टेटमेंट भी ले लें। तो ये जो बयान होते हैं, ये जो स्टेटमेंट होती है, ये जो कन्फेशन होती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, ये आप कह सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड कन्फेशन बाय द पुलिस। 161 की जो स्टेटमेंट होती है ये बाय द पुलिस होती है। याद रखिएगा, 161 के जो बयान होते हैं ये पुलिस लेती है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती इतनी, ये रेलिवेंट नहीं होते, क्योंकि पुलिस जो होती है वो प्रेशराइज भी करती है, वो 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल करती है। तो इसलिए कोर्ट इन स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देती। चाहे यहाँ पर जो आपका मुजरिम है, ऑफेंडर है, वो कन्फेशन ही क्यों ना कर दे, वो चाहे कुछ भी यहाँ पर करेगा, 161 की जो स्टेटमेंट होगी, 161 की स्टेटमेंट को काबिल कबूल एडमिजिबल नहीं है। आप सिंपल यूं कह सकते हैं कि 161 स्टेटमेंट विच इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज नॉट एडमिजिबल इन द कोर्ट। अच्छा, फिर इसके बाद सेक्शन जो है ना 162 कहता है आपने ये जो स्टेटमेंट ले ली, आपने ये, क्योंकि अब इसमें अमेंडमेंट भी हो गई है, पुलिस जो है ना ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 162 कहता है पुलिस को कि आप ये जो स्टेटमेंट ली है, आपने इस पे सिग्नेचर नहीं लेने, आप इसमें सिग्नेचर नहीं ले सकते, साइन की जरूरत नहीं है। सेक्शन 161 पुलिस को ये परमिशन देता है कि वो तमाम जो है ना ये रिकॉर्डिंग कर ले, ये जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, लेकिन अब जिससे ये स्टेटमेंट ली गई है, जिन लोगों से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, उससे साइन नहीं ले सकती। पुलिस इन लोगों से सिग्नेचर नहीं ले सकती। सेक्शन नंबर 162 कहता है पुलिस is not authorized to take the sign from these people who are being called to the police for investigation। और सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 163 कहता है कि पुलिस ये भी इनको थ्रेट भी नहीं कर सकती, इंड्यूसमेंट भी नहीं कर सकती, इन पे टॉर्चर भी नहीं कर सकती। 163 नो इंड्यूसमेंट, नो थ्रेटनिंग, इनको ब्लैकमेल, इनको थ्रेट नहीं किया जा सकता, इनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, इंड्यूसमेंट नहीं की जा सकती। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद सेक्शन सीआरपीसी का आता है 164। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखें, इस सेक्शन के अंदर भी रिकॉर्डिंग होती है, स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। तो डियर फ्रेंड्स याद रखें, हमने एक रिकॉर्डिंग पहले भी अभी देखी है
जो कि सेक्शन 161 बोल रहा था। सेक्शन 161 सीआरपीसी कहता है कि पुलिस भी ये स्टेटमेंट ले सकती है, इसको रिकॉर्ड कर सकती है। तो स्टेटमेंट विच इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस, जो सेक्शन 161 की स्टेटमेंट है वो पुलिस रिकॉर्ड करती है, लेकिन जो सेक्शन 164 की स्टेटमेंट है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। और ये जो मजिस्ट्रेट होता है ये क्लास 1 का भी हो सकता है और मजिस्ट्रेट क्लास 2 का भी हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप जानते होंगे जो मजिस्ट्रेट क्लास 1 होता है वो 3 years तक पनिशमेंट सुना सकता है और 45,000 तक का जो है ना फाइन भी कर सकता है। और जो मजिस्ट्रेट क्लास 2 होता है वो 1 year तक पनिशमेंट सुना सकता है और 15,000 तक फाइन कर सकता है। और जो मजिस्ट्रेट क्लास 3 होता है वो 1 month तक जो है ना वो पनिशमेंट सुना सकता है और चंद हजार 3 से 4,000 तक फाइन कर सकता है। तो इररेलीवेंट जो है ना मजिस्ट्रेट साहब के पास भी केस नहीं जा सकता। मजिस्ट्रेट क्लास 3 जो है ना ये 164 की स्टेटमेंट नहीं ले सकता। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है ना जब ये ऑफेंडर जाता है तो सबसे पहले, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब के पास जो है ना ये 161 की स्टेटमेंट आ चुकी होती है और उसके अंदर जो है ना वो ऑफेंडर जो होता है ना ये ऑफेंस कबूल कर चुका होता है, एतराफ जुर्म कर चुका होता है, कन्फेशन वो कर चुका होता है। लेकिन जज साहब अपने रूम में उस ऑफेंडर को बिठाते हैं और पुलिस वालों को बाहर भेज देते हैं। पुलिस वालों को बाहर भेज दिया जाएगा, वहां पे कोई बंदा नहीं होगा और इस बंदे को एक पुरसकून इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जहनी तौर पर इस बंदे को पुरसकून किया जाएगा कि आप परेशान ना हो, आपने ये जो स्टेटमेंट दी है आई नो ये पुलिस ने प्रेशराइज करके आपसे ली होगी, आप इस चीज को छोड़ दो, इस चीज को भूल जाओ, ये मैं रद्दी के टोकरे में फेंक रहा हूं, इसकी कोई एडमिजिबिलिटी नहीं है, हम इसको एडमिजिबल समझते ही नहीं है, इसको काबिल कबूल नहीं समझा जाता। अब आप मेरे पास इजी होकर बैठें और जज साहब के लिए जो है ना ये ड्यूटीफुल है, जज साहब मजिस्ट्रेट साहब के वो श्योर कर लें कि ये बंदा प्रेशराइज नहीं है, ना ही इसको डराया गया है, ना ही इसको धमकाया गया है और ना ही इसको कोई लालच दिया गया है। समटाइम्स डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है, डायरेक्ट कंप्लेंट में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लोगों को लालच के तहत भी इल्जाम अपने सर लेने के लिए मजबूर किया जाता है कि आप चले जाओ। गरीब लोगों को जो है ना ये मजबूर कर दिया जाता है कि आप ये इल्जाम अपने सर ले लो, हम आपकी फैमिली को जो है ना इतनी जमीन दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, अभी आप गुर्बत से मर रहे हो, तो आप जो है ना अगर ये इल्जाम अपने सर ले लोगे तो आपकी फैमिली जो है ना पीछे सुकून की जिंदगी गुजारेगी। तो जज साहब को ये भी श्योर करना होता है कहीं ये बंदा लालच के अंदर तो नहीं आया हुआ, कहीं ये बंदा जो है ना ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा। तो फिर जब जज साहब को ये यकीन हो जाता है कि ये बंदा जो है ना अपने मतलब होशो हवास में बैठा हुआ है, अब इट्स अप टू दैट पर्सन। वो अगर इनकार कर देता है कि जज साहब मैंने जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो स्टेटमेंट दी है वो उन्होंने मुझे मारा था, मुझे उन्होंने डराया था, मुझे ब्लैकमेल किया था, मुझे हरास किया था, तो मैं वो टार्चर बर्दाश्त नहीं कर सका, तो लिहाजा मैं आपके सामने ये कबूल करता हूं कि मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। तो फिर जो है ना मजिस्ट्रेट साहब दोबारा इंक्वायरी का हुक्म देंगे और पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ना री इन्वेस्टिगेशन का भी होगा और उससे जो है ना शायद जुडिशियल रिमांड पे भी भेज दें। एक पुलिस का रिमांड होता है डियर फ्रेंड्स, एक जुडिशियल रिमांड होता है। पुलिस जब किसी बंदे को अरेस्ट करती है तो सेक्शन 57 कहता है कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है। तो अगर 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो पुलिस मजिस्ट्रेट साहब से रिमांड मांगती है, जिस्मानी रिमांड, पुलिस रिमांड जिसको कहते हैं, और वो उसे थाने में लेकर आती है और फिर 14 दिन का ये रिमांड इशू किया जाता है। और अगर जज साहब को लगता है, मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि पुलिस रिमांड की इसको जरूरत नहीं है तो वो उसे जुडिशियल रिमांड पे भी भेज दिया जाता है कि वो जेल के अंदर रहेगा, उसके साथ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, उससे जो है ना कोई पूछ गूछ नहीं की जाएगी।
तो एक हमारे पास ये रिमांड हो जाएगा। तीसरी रिमांड की टाइप होती है कि आपके जो है ना जी रिमांड ऑफ प्रोटेक्शन। अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर है या पॉलिटिकल जो है ना कोई जो है ना आप कह सकते हो इलीट क्लास का कोई जो है ना बहुत ही जो है ना आप कह सकते हैं VIP पर्सन है जिनकी जिंदगी को खतरा है, तो उनका प्रोटेक्शन जो है ना ये रिमांड ऑफ प्रोटेक्शन, उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है घर के अंदर। एक रिमांड होता है जो कि वकला हजरात को पता होता है, आम इंसान को नहीं पता होता उसका, वो उसे राहदारी रिमांड कहते हैं। पहले जो है ना जब ये इतनी तरक्की नहीं हुई थी तो दूर दराज इलाकों से पुलिस जो है ना वो एक ट्रांजिट रिमांड भी लेकर आती थी कि हमने फॉर एग्जांपल कराची से इस मुजरिम को लाहौर लेकर जाना है, तो राहदारी का रिमांड भी इशू किया जाता था। तो रिमांड की 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है पुलिस रिमांड, एक होता है जुडिशियल रिमांड, एक होता है रिमांड ऑफ प्रोटेक्शन और एक होता है राहदारी रिमांड जिसको रिमांड ऑफ ट्रांजिट कहते हैं कि रास्ते के लिए भी एक रिमांड लिया जाता है। दूसरा जो रास्ते में तफ्तीश करते आते हैं। एक पुलिस रिमांड होता है जो पुलिस उसको दोबारा अपने थाने में लॉकअप कर देती है और 14 दिन तक जो है ना उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। और तीसरा होता है जुडिशियल रिमांड जो जज साहब जो है ना उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज देते हैं। तो ये रिमांड की टाइप्स होंगी। तो हम वापस आते हैं 164 स्टेटमेंट की तरफ। जब जज साहब को, जब मजिस्ट्रेट साहब को ये यकीन हो जाता है कि ये बंदा ज़हनी तौर पर सेटिस्फाइड है, ये प्रेशराइज नहीं है, ना ही इसको किसी ने धमकाया है और ना ही ये किसी लालच के अंदर आया हुआ है, तो फिर जज साहब उसको उसकी कन्फेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के मुतालिक बताते हैं। जज साहब उसे कहते हैं कि तुम ये जो बयान रिकॉर्ड कराने जा रहे हो ये जुडिशियल रिमांड है, ये 164 की स्टेटमेंट है, 164 के बयान है। ये बयान अगर तुमने दे दिए तो तुम्हें सजा हो सकती है, आगे केस नहीं चलेगा, तुम नहीं बच सकते। तो अभी भी मौका है, तुम इन बयानात से मुकर जाओ, तुम ये बयान दो ही ना, कानून तुम्हें मजबूर नहीं करता कि तुम जो है ना ये वाले बयान दो। ये बयान देना तुम्हारे ऊपर कोई फर्ज नहीं है, ये बयान देना तुम्हारे ऊपर कोई लाजिम नहीं है। तो ये तमाम चीजें मजिस्ट्रेट साहब उस बंदे को बताएंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएंगे और फुट नोट के अंदर ये चीजें लिखेंगे कि मैंने इसको तमाम चीजें बता दी थी और इस स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस भी इस बंदे को क्लियर कर दिए हैं कि 164 के बयान के बाद तुम नॉन बेलेबल ऑफेंस का शिकार हो जाओगे, तुम्हें बेल नहीं होगी, तुम्हें डायरेक्ट सजा हो जाएगी। अगर इसके बाद भी वो बंदा जिद करता है कि भाई मैंने ही ये जुर्म किया है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने ही किया है, तो लिहाजा मुझे सजा दे दी जाए, मैं मेंटली तौर पर रेडी हूँ, मैं ये सजा पाने के लिए तैयार हूँ, तो फिर जज साहब जो है ना उसके साइन करवा लेते हैं और खुद भी साइन कर देते हैं और ये प्रॉपर बयान जो है ना रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद केस डिसमिस हो जाता है अगर ये बंदा कन्फेस कर लेता है तो। उसके बाद 164 का सेक्शन जब कंप्लीट होता है तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद हमारे ये 164, अच्छा 164 सेक्शन के अंदर एक अमेंडमेंट भी की गई है कि 164 सेक्शन ए, सब सेक्शन ए सेक्शन 164 कहता है अगर कोई विक्टिम रेप का शिकार होगी, अगर कोई वुमन रेप का शिकार होगी तो उसका मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा, बट ये ऑप्शनल है, ये इट्स अप टू द विक्टिम ऑफ रेप। अगर औरत मेडिकल करवाना चाहेगी तो मेडिकल होगा और अगर मेडिकल नहीं करवाना चाहेगी तो जबरदस्ती नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स सेक्शन CRPC का हमारे पास आता है 165। ये जो 165 का जो सेक्शन है ये पुलिस पावर ऑफ सर्च है, ये पुलिस को सर्चिंग पावर देता है कि पुलिस को अगर खबर मिलती है तो वो किसी जगह जाकर सर्च ऑपरेशन कर सकती है, वो सर्च कर सकती है। अब डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि 165 का जो सेक्शन है और जो 156 का जो सेक्शन है इन दोनों में क्या फर्क है। तो देखें डियर फ्रेंड्स, ये जो 165 है ये सर्च पावर है पुलिस की, जब उन्हें कोई खबर मिलती है तो वो जाके सर्च कर सकती है। 165 जो सेक्शन है CRPC का वो सर्चिंग पावर है ऑफ द पुलिस, लेकिन जो सेक्शन 156 है वो इन्वेस्टिगेशन होती है। वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस या तो खुद से कर रही होती है, वो इन्वेस्टिगेशन है, वो तफ्तीश है, ये तलाशी है
किसी भी जगह की पुलिस तलाशी ले सकती है, सेक्शन 165 ये कहता है। आई होप कि आपको 156 और 165 क्लियर होगा। 165 में सर्च तलाशी का ऑप्शन है पुलिस के पास, और 165 के बाद जो डियर फ्रेंड्स 166 होता है, तो वहां पर जो आपके पास 165 जो है ना, ये पुलिस की सर्च पावर है विद इन द जुरिस्डिक्शन के पुलिस, हर पुलिस स्टेशन की एक जुरिस्डिक्शन होती है, हर पुलिस स्टेशन की एक हदूद होती है, उस हदूद के अंदर पुलिस जो होती है इन एक्शन होती है। याद रखें, पुलिस 165 के अकॉर्डिंग अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर सर्च कर सकती है, लेकिन जो 166 है इसमें भी सर्चिंग पावर्स हैं, पुलिस को सर्च पावर दी गई है 166 के अंदर, और 166 के अंदर जो है ना उनकी सर्चिंग पावर्स आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी गई हैं। अगर एक पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन जो है ना किसी स्पेसिफिक एरिया पे खत्म हो रही थी, तो वो 166 जो है ना उनको ये पावर देता है, उनकी पावर ऑफ सर्च इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से आगे भी जा सकते हैं और वहां पर भी सर्च कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है ना कुछ सब सेक्शन और भी ऐड हुए हैं, जैसे 166 सब सेक्शन ए है। 166 जो आउटसाइड ऑफ द जुरिस्डिक्शन तलाशी की इजाजत देता है, तो 166 सब सेक्शन ए कहता है कि आप मुल्क से बाहर जाकर भी किसी मुल्क में तलाशी ले सकते हो, बट उसका प्रोसीजर अलग है, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो 166 सब सेक्शन बी है वो ये कहता है कि पुलिस के कोई बाहर की पुलिस भी आपकी कंट्री में आके सर्च ऑपरेशन कर सकती है, बट उसके लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, और स्पेसिफिक एरिया के अंदर आकर बाहर के मुल्क की भी पुलिस यहाँ पे सर्च कर सकती है। तो 165 सर्च की पावर है जो कि विद इन द जुरिस्डिक्शन जो है ना पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है, किसी भी जगह की तलाशी ले सकती है। और जो 166 है वो भी सर्चिंग पावर है ऑफ द पुलिस, लेकिन वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन होती है। तो इसमें सब सेक्शन ए ऑफ 166 जो है ना कि आप आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हो, बट एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा आपको। और जो इसका सब सेक्शन बी है 166 का, आउटसाइड पुलिस, दूसरे किसी कंट्री की पुलिस आपकी कंट्री के अंदर आकर वो भी किसी स्पेसिफिक एरिया की तलाशी ले सकती है, बट उसे भी एक प्रॉपर जो है ना परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 165 और 166 आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया है। उसके बाद CRPC जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है हमारा, वो 167 का सेक्शन आ जाता है। 167 का सेक्शन कहता है अगर आपने किसी इंसान को अरेस्ट किया है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, हम बात कर रहे हैं विदाउट वारंट की, क्योंकि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उस वक्त हमें कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। कॉग्निजेबल जब ऑफेंस होता है तो गिरफ्तारी होती है, विदाउट वारंट होती है। लेकिन अगर आपके पास जो है ना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए तो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर विदाउट वारंट जो है ना हम कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो 167 कहता है अगर आपने विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट किया है तो सेक्शन 57 और सेक्शन 167 इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। तो जो सेक्शन 57 है वो कहता है कि जब गिरफ्तारी होती है और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो 57 सेक्शन कहता है कि विद इन 24 आवर्स, ये फिक्स कर दिया गया है टाइम 24 आवर्स फिक्स कर दिया गया है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन जो है ना कंप्लीट करनी है। 167 कहता है व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, अगर आपने किसी आदमी को अरेस्ट किया है और वो अरेस्ट विदाउट वारंट है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो। तो 167 CRPC सेक्शन कहता है कि व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द 24 आवर्स, जब ये इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट ना हो सके
तो क्या होगा, इसके बाद फौरी तौर पर सेक्शन होता है 168। 168 सेक्शन कहता है सीआरपीसी, इफ द इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय द सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने की है तो ही शैल रिपोर्ट टू द पुलिस इंचार्ज, जो उसका इंचार्ज ऑफिसर होएगा वो उसको रिपोर्ट पेश करेगा। तो डियर फ्रेंड्स याद रखते हैं, ये दूसरी रिपोर्ट है। इस पुलिस प्रोसीजर के अंदर सेक्शन 154 से जब हम आगे मूव कर रहे हैं तो हमने यहां पर 4 किस्म की रिपोर्ट पढ़नी है। पहली रिपोर्ट जो कि सेक्शन जो है ना हमने 158 के अंदर जो है ना, जो 157 के अंदर जो रिपोर्ट प्रिपेयर हुई थी, जो तैयार हुई थी, जिसको हम प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कहते हैं, वो पहली रिपोर्ट होती है जो सेक्शन 158 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट करा दी जाती है। अब दूसरी जो रिपोर्ट है ये टू द सीनियर पुलिस ऑफिसर, जो जूनियर सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट रेडी करता है वो अपने सीनियर को सबमिट करता है और इसको कहते हैं सेक्शन 168 की रिपोर्ट। तो 2 रिपोर्ट्स हो गई जो हमने पढ़ ली। हमने इसी तरह तीसरी रिपोर्ट और चौथी रिपोर्ट भी पढ़नी है। तो 4 रिपोर्ट्स हैं इन प्रोसीजर के अंदर जो कि आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। तो पहली रिपोर्ट जो हुई डियर फ्रेंड्स वो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट हुई, जो 157 सेक्शन के अंदर जो है ना पुलिस ने प्रिपेयर की और 158 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट करा दी। दूसरी रिपोर्ट जो है ना वो 168 के अंदर तैयार होती है, जो कोई सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर रेडी करता है और अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को दे देता है। डियर फ्रेंड्स 168 सीआरपीसी सेक्शन के बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन आता है वो सेक्शन है 169। याद रखें 169 सीआरपीसी और 170 सीआरपीसी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो 169 सीआरपीसी है वो ये कहता है रिलीज द एक्यूज्ड, release the accused if there is no evidence and there are no special grounds for suspicion। 169 कहता है कि जिस आदमी को आप लोगों ने विदाउट वारंट अरेस्ट किया हुआ है उसे रिलीज कर दो। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, अगर आपके पास जो है ना उसके ऊपर शक करने की कोई खास वजह भी नहीं है, सेक्शन 169 सीआरपीसी कहता है रिलीज द एक्यूज्ड, उस एक्यूज्ड को रिलीज कर दो इफ देयर इज नो एविडेंस एंड देयर इज नो स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन। अगर आपके पास उस पर शक करने की कोई वजह नहीं है, अगर आपके पास कोई एविडेंस उसके पास नहीं है, तो इस आदमी को जिसको आपने बगैर वारंट गिरफ्तार किया है ज्यादा देर अपने पास आप कानूनी तौर पर नहीं रख सकते। तो दूसरा जो इसका अपोजिट सेक्शन है डियर फ्रेंड्स वो सेक्शन है सेक्शन 170। सेक्शन 170 कहता है जो कि अपोजिट है 169 का। जो 169 है वो कहता है एक्यूज्ड को रिलीज कर दो, और जो सेक्शन 170 कहता है कि आप जो है ना ये एक्यूज्ड कैन बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट फॉर रिमांड। आप उस एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाओ फॉर फर्दर रिमांड, फर्दर रिमांड के लिए कि मजिस्ट्रेट साहब इसका हमें और रिमांड चाहिए। क्यों? बिकॉज देयर इज एन एविडेंस, इसके खिलाफ एविडेंस भी हमारे पास मौजूद है। दूसरी बात, देयर इज स्पेशल ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन, और इस पे शक करने की वजह भी हमारे पास मौजूद है। तो डियर फ्रेंड्स 169 और 170 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। 169 कहता है पुलिस को कि रिलीज एन एक्यूज्ड इफ देयर इज नो एविडेंस और यू हैव नो स्पेशल रीजंस फॉर सस्पिशन। अगर आपके पास शक की कोई वजह नहीं है और आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, तो सेक्शन 169 कहता है कि आप जो है ना इस मुजरिम को, इस एक्यूज्ड को, मुजरिम तो अभी नहीं कह सकते हम उसको क्योंकि ये मुल्जिम है, इस एक्यूज्ड को आप रिलीज कर दो। लेकिन अगर पुलिस को लगता है सॉरी, अगर पुलिस को लगता है कि उनके पास जो है ना एविडेंस मौजूद है,
अगर पुलिस को लगता है कि उनके पास जो है ना स्पेशल ग्राउंड्स हैं फॉर सस्पिशन, कि उनके पास शक भी है, तो वो फिर उस एक्यूज को मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाते हैं और फर्दर डिमांड उससे जो है ना रिमांड मांगते हैं कि हमें रिमांड दिया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है और जो है ना इस पे शक करने की वजह भी मौजूद है। तो ये 169 क्लियर हो गया डियर फ्रेंड्स, आपका 170 भी क्लियर हो गया। तो सेक्शन जो 171 है डियर फ्रेंड, वो ये कहता है कि एक्यूज्ड, ये जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस है, ये खुद से कोर्ट पेश होंगे, पुलिस इनको नहीं लेकर जाएगी, पुलिस इनको कोई सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन भी नहीं देगी, ये खुद जाएंगे, विटनेस और जो कंप्लेनेंट है ये खुद कोर्ट जाएंगे। लेकिन अगर ये कोर्ट नहीं जाते तो फिर पुलिस इनको अरेस्ट कर सकती है, या तो फिर बॉन्ड पे छोड़ेगी या तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता। तो डियर फ्रेंड्स, सीआरपीसी का सेक्शन 172 कहता है कि पुलिस डे 1 से लेकर एंड तक डे बाय डे जो रूटीन है वो लिखेगी। किसके ऊपर लिखेगी जी? पुलिस डायरी के ऊपर लिखेगी। एक केस डायरी बनाएगी जिसको हम CD कहते हैं, केस डायरी। तो केस डायरी प्रिपेयर होगी, केस डायरी जो है ना रिकॉर्ड होगी, और उसके अलावा जिसको हम हाउस स्टेशन डायरी भी कहते हैं, उसको हम स्पेशल डायरी भी कहते हैं, उसको हम पुलिस डायरी भी कहते हैं। तो ये डायरी प्रिपेयर्ड होगी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो है सेक्शन 173। 173 जो होती है ना, ये एक रिपोर्ट होती है जिसको हम पुलिस की फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, कंप्लीटेशन रिपोर्ट ऑफ द पुलिस कहते हैं। इसको हम जो है ना डियर फ्रेंड्स जो है ना चालान भी कहते हैं, और इसको हम चार्ज शीट भी कहते हैं। तो ये तीसरी रिपोर्ट हो गई डियर फ्रेंड्स। हमने 3 किस्म की रिपोर्ट पढ़ ली। पहली रिपोर्ट ये थी जो कि 157 के अंदर पुलिस ने प्रिपेयर की थी। सेक्शन 157 के अंदर पुलिस ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी जिसे हमने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बोला था। डियर फ्रेंड्स जो दूसरी रिपोर्ट पुलिस ने प्रिपेयर की थी वो हमने कहा था 168 की रिपोर्ट है, जिसमें एक सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अपने जो है ना इंचार्ज ऑफिसर को रिपोर्ट पेश करता है। अब ये जो तीसरी रिपोर्ट आई है डियर फ्रेंड, ये सेक्शन 173 की रिपोर्ट है, जिसे चार्ज शीट भी कहते हैं, जिसे चालान भी कहते हैं, जिसे पुलिस की फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, और इसे जो है ना हम कंप्लीटेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। डियर फ्रेंड उसके बाद जो है ना आपकी 173 के बाद जो है ना सेक्शन जो है ना 174 होती है। 174 के अंदर डियर फ्रेंड्स जो है ना ये आपका पंचनामा रेडी होता है। कोई अननेचुरल डेथ हो जाती है, जब सुसाइड हो जाती है तो उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट भी रेडी की जाती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट यानी कि अब ये 4th रिपोर्ट हमने समझी जो कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहलाती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट अननेचुरल डेथ्स के मुतालिक होती है, जो कि जो है ना पुलिस जो है ना बनाती, जिसमें किसी ने सुसाइड वगैरह कर ली है, पंचनामा भी उसको कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स की रिपोर्ट हो गई डियर फ्रेंड्स, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। पहली रिपोर्ट ये होगी जो कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट होगी डियर फ्रेंड्स। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो कि सेक्शन 157 के अंदर बनाई जाती है और सेक्शन 158 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर दी जाती है। दूसरी रिपोर्ट होती है जो कि जूनियर टू सीनियर होती है। एक सब ऑर्डिनेट जो है ना पुलिस ऑफिसर अपने इंचार्ज पुलिस ऑफिसर को जो है ना रिपोर्ट पेश करता है। और तीसरी जो पुलिस प्रोसीजर के अंदर रिपोर्ट होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी पे मतलब पुलिस का जिसे हम चालान कहते हैं, जिसको हम चार्ज शीट कहते हैं, जब चार्ज अप्लाई कर दिया जाता है। चार्ज फ्रेमिंग का टॉपिक हम डिटेल से अलग में पढ़ेंगे, उसको फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं डियर फ्रेंड्स, या इसको कंप्लीटेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। और 173 के बाद डियर फ्रेंड्स जो अगली होती है वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, और इसको पंचनामा भी कहते हैं, और ये अननेचुरल डेथ को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर कोई अननेचुरल डेथ हो गई है और जो या किसी ने सुसाइड कर ली है
तो इसकी जो रिपोर्ट बनाई जाएगी वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है ना कहलाती है। तो इस रिपोर्ट के बाद जो है ना डियर फ्रेंड, जो आगे जो होती है, आगे फिर जो है ना पुलिस के पास एक पावर आ जाती है इन्वेस्टिगेशन की। इस अननेचुरल जो डेथ हुई है ना, इससे रिलेटेड वो किसी को भी समन भेज सकती है। यानी कि पुलिस के अंदर जो एक और पावर आई है वो 175 के अंदर पावर आ गई है, जो कि ये अननेचुरल डेथ हुई है, इससे रिलेटेड जो है ना इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पुलिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है अंडर सेक्शन 175 CRPC। लेकिन जो आखिरी हमारा सेक्शन है, जो कि हमारा लेक्चर आज तक जो हमने जहां पर वाइंड अप करना है, वो सेक्शन 176 है। 176 जो है ना, ये फिर मजिस्ट्रेट साहब की पावर होती है, वो कि इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन रखता है और इनसे जो है ना जवाब ले सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कंप्लेंट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कंप्लेंट हमने एक पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज करने का तरीका सीखा। हमने कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पर या डायरेक्ट कंप्लेंट के तौर पर हमने मजिस्ट्रेट के सामने भी ये एप्लीकेशन को, कंप्लेंट को जो है ना फाइल करने का तरीका सीखा, जिसको हम इस्तगासा दायर करना कहते हैं, जिसका सेक्शन 200 है। डियर फ्रेंड्स, हमने CRPC सेक्शन 200 को डिटेल में समझा, 201 को समझा। 200 के अंदर जो है ना, जो मजिस्ट्रेट होता है वो एग्जामिनेशन करता है, आपका जो कंप्लेनेंट होता है। 201 के अंदर अगर हम किसी इररेलेवेंट या किसी जो है ना गैर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास गलती से चले जाते हैं, अगर हम कंप्लेंट रिटन फॉर्म में लेकर गए हैं, तो वो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट को जो है ना मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। और अगर हम ओरल उनको अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं तो वो हमें जो है ना बताते हैं कि ये बात आप मुझे नहीं कह सकते, क्योंकि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ योर ऑफेंस। तो इसके लिए मुतल्लिका मजिस्ट्रेट साहब के पास आप जाएं और वो आपको उधर फॉरवर्ड कर देंगे। जो 201 था, 202 के अंदर जो है ना पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि प्री कॉग्निजेंस स्टेज चल रही होती है। और 203 के अंदर अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि आपकी कंप्लेंट के आगे कोई प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता, तो डिसमिसल ऑफ योर कंप्लेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि आपकी कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ली जा सकती है, आगे प्रोसेस इशू किया जा सकता है, तो सेक्शन 204 जो है ना ये इजाजत देता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो है ना इशू ऑफ प्रोसेस कर दें। वो सम्मन भेजने हैं, गिरफ्तारियां करवानी है, FIR रजिस्टर्ड करवानी है, तो ये सारा प्रोसेस जो है ना डियर फ्रेंड मजिस्ट्रेट को परमिशन देता है सेक्शन 204। अगर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कंप्लेंट जो है ना जेन्युइन ग्राउंड्स पर मुश्तमिल है और इसका ये हकीकत में ही मौजूद है, तो फिर हम इंसाफ जो है ना मजिस्ट्रेट साहब के पैनल के थ्रू भी ले सकते हैं। एक हमारे पास इंसाफ का जो है ना दरवाजा ये होता है, और दूसरा हमारे पास डियर फ्रेंड्स होता है कंप्लेंट टू द पुलिस स्टेशन, जिसके अंदर हम जाते हैं और 154 सेक्शन के तहत हम FIR दर्ज करवाते हैं। बहुत ही सिंपल है प्रोसीजर, आपको अभी याद हो जाएगा। आप सिंपल यूज समझें कि आप जो है ना जाते हैं, आपके सामने पुलिस स्टेशन में एक SHO बैठा हुआ है। SHO साहब को जो आपका ऑफेंस देखता है, उसे लगता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो 150 क्विक रिव्यू में आपको डियर फ्रेंड्स जो है ना करा देता हूं। जब आपकी FIR रजिस्टर्ड हो जाती है 154 सेक्शन के तहत, तो पुलिस को 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन की पावर्स मिल जाती हैं। तो पुलिस 156 सेक्शन CRPC के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करती है। अब वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट या तो अपने सीनियर को देगी, या सब सेक्शन 156 के तहत अगर ऑर्डर्स मजिस्ट्रेट साहब के पास से आए हैं, तो इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो होती है ना वो किसको फॉरवर्ड कर दी जाती है, वो मजिस्ट्रेट साहब को दे दी जाती है। क्लियर? 157 के अंदर प्रोसीजर बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी, या पुलिस इनकार कर देगी कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती, कोई सीरियस जो है ना किस्म का ऑफेंस नहीं हुआ है और कोई यहाँ पर ग्राउंड्स भी ऐसे नहीं है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो 157 के अंदर एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट रेडी की जाएगी, तो और 158 के अंदर ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो होती है ना मजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर दी जाती है। 159 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं ना इस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, चेक करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मजिस्ट्रेट साहब री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देते हैं पुलिस को, और अंडर 190 और सब सेक्शन जो है ना 156 सेक्शन के अकॉर्डिंग।
फिर 160 के अंदर पुलिस के पास ये पावर आती है कि वो तमाम लोगों को अपने पास बुला सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, सिवाय बुजुर्गों को, सिवाय औरतों को, माइनर्स को छोड़कर, बीमारों को छोड़कर बाकी तमाम जो है ना थाने में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं। और सेक्शन 161 कहता है कि अगर आपने इन तमाम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया है तो इनके बयान भी आप रिकॉर्ड कर लें। तो जो बयान, जो स्टेटमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड होती है उसे कहते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस अंडर सेक्शन 161, और ये एडमिसिबल नहीं होती। 162 सेक्शन कहता है कि पुलिस जो है ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट लेती है उस पर सिग्नेचर नहीं ले सकती। 163 सेक्शन कहता है कि आप जो है ना उसको थ्रेट नहीं कर सकते, इंड्यूसमेंट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। और 164 भी एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है, और ये एडमिसिबल होती है। डियर फ्रेंड्स, जो सेक्शन 165 होता है ये सर्च ऑपरेशन की इजाजत देता है। अगर पुलिस को जो है ना अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई खबर मिलती है वो जाकर जो है ना वहां पर सर्च कर सकती है। 166 आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन पुलिस जो है ना सर्च कर सकती है। 166 ए कहता है कि पुलिस आउट ऑफ द कंट्री जा सकती है, बट उसे एक प्रॉपर जो है ना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आउट किसी और मुल्क की पुलिस भी यहाँ पर आकर परमिशन लेकर तलाशी ले सकती है। 166 कहता है कि पुलिस ने अगर किसी इंसान को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया है तो उसे जो है ना अगर 24 घंटों के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो जो रिपोर्ट 168 कहता है जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर ने रिपोर्ट रेडी की उसे अपने सीनियर को सबमिट करना होगी। और 169 कहता है कि रिलीज द एक्यूज्ड इफ देयर इज नो एविडेंस और देयर इज नो स्पेशल ग्राउंड फॉर सस्पिशन। और 170 कहता है कि आप उसे मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाओ, पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाए अगर पुलिस को लगता है कि इफ दे हैव एविडेंस और देयर इज स्पेशल ग्राउंड्स फॉर सस्पिशन, अगर जो है ना शक करने की वजूहात मौजूद है तो 170 कहता है कि उसे मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाएं और दोबारा रिमांड ले लें आप। 171 कहता है कि विटनेस और ये अक्यूज जो है ना खुद से अदालत जाएंगे, पुलिस उनको लेकर नहीं जाएगी, और अगर ये नहीं जाएंगे तो पुलिस इनको अरेस्ट करके ले जाएगी, या तो बांड पे छोड़ेगी या तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक जो है ना ये केस खत्म नहीं हो जाता। 172 का सेक्शन कहता है डियर फ्रेंड्स कि पुलिस डे 1 से लेकर आखिर तक एक सीडी बनाएगी, केस डायरी बनाएगी, पुलिस डायरी के अंदर सब कुछ लिखेगी जिसे स्पेशल डायरी भी कहते हैं या हाउस स्टेशन डायरी भी कहते हैं। तो ये आपका 172 हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जो 173 के अंदर पुलिस एक फाइनल रिपोर्ट बनाती है जिसे कंप्लीटेशन रिपोर्ट भी कहते हैं, इसको चालान भी कहते हैं या इसको चार्जशीट भी कहते हैं। तो जो 175 होता है उसके अंदर एक पंचनामा बनता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है जब अननेचुरल डेथ होती है या सुसाइड होती है। तो 175 के अंदर पुलिस के पास फिर सम्मन और फिर जो है ना इन्वेस्टिगेशन की पावर आती है, लेकिन 176 के अंदर जो है ना मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड होता है और वो इन तमाम चीजों के ऊपर जो है ना नजर रखता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये डिटेल्ड लेक्चर जो है ना समझ आ गया होगा, और इन सेक्शंस को जब आप 2 दफा 3 दफा वीडियोस को देखेंगे आई होप कि आपको जो है ना ये तमाम सेक्शंस जो है ना आसानी के साथ जो है ना याद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।